नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को सीएम धामी ने स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। वस्तुओं का ही उपयोग कर। देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर में उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर उसमें प्रतिभाग भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने युवाओं को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत की एकता, अखंडता और संकल्प के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम के उनके अद्वितीय योगदान और अनेकों रियासतों का भारत में विलय कराने में उनकी निर्णायक भूमिका ने उन्हें लौह पुरुष के रूप में अमर किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इसी अद्वितीय इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने को जो महान योगदान दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी दूरदर्शिता से 500 से अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने और राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में हमारे देश की एक सशक्त वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बनी है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बड़ा योगदान रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके प्रति सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वो सम्मान पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया जो सरदार पटेल को दिया जाना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने उनके प्रति सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस वॉकथॉन का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक नागरिक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत उसके अंदर हो। साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रत्येक भारतीय का एक परम कर्तव्य है। आज का यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। आइए हम सब इस वॉकथॉन में भाग लेकर ये संकल्प लें कि सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है
और इस 150वीं जयंती को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संदेश देने के दृष्टिगत आज पूरे देश भर में और अपने राज्य में हर जनपद में जो है पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये पद यात्रा निश्चित रूप से जहां पर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा और जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत या एक अखंड भारत का संकल्प हमने आज इस पूरी पद यात्रा में लिया है। मैं समझती हूँ कि इस यात्रा में प्रतिभाग करते हुए निश्चित रूप से भारत की एकजुटता का संकल्प में हमारा क्या प्रतिभाग हो सकता है, उसका संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। ये बहुत आवश्यक भी है क्योंकि आज हमारा भारत अखंड भारत बना है, तो इसको अखंड भारत बनाने में जिनका योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनके कारण से आजादी के बाद से विभिन्न प्रकार की रियासतें अपने अपने मनमानी कर रही थी। उनको एक छत के नीचे आना यानी कि एक भारत के रूप में उसको पिरोने का काम उन्होंने किया है। तो ये यात्रा पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है और इस यात्रा में जन जन की भागीदारी आज सुनिश्चित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन से अपील करी है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है और ये विकसित भारत जो है एकता वाला भारत जब बनेगा, एकता वाला भारत का हम बना के रखेंगे तभी ये संभव है। सीएम धामी ने कहा कि ये वॉकथॉन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त करने का माध्यम है। इससे युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और सेवा की भावना प्रबल होगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वो सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर आएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इन्हीं विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक विनोद चमोली से की खास बातचीत। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब 2, 3 और 4 तारीख में जिस तरह से स्पेशल सेशन होने जा रहा है, क्या कुछ इसका मोटिव भी है? क्योंकि 25 साल पूरे कर रहा है उत्तराखंड, किस रूप में आप देखते भी? देखिए, 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र बुलाया गया है और हमारा सौभाग्य है उस सत्र की शुरुआत देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया करेंगी और ये दूसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। पहला सत्र 2015 में हुआ था जिसमें प्रणब मुखर्जी आए थे और उन्होंने वो तो सदन को ही संबोधित करने आए थे, लेकिन ये क्योंकि विशेष हमारे समय है, राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर विशेष सत्र है तो उसको संबोधित करने आ रही हैं। तो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और बेहतर मैं समझता हूँ भविष्य की ओर हम लोग जा रहे हैं। 3 और 4 तारीख को हम लोग बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आज 25 सालों में अभी तक क्या हुआ है, हमारी यात्रा कैसी रही, उसकी समीक्षा होगी और अगले आने वाले समय के लिए जो हम 2047 की बात करते हैं और पूरे देश को हम जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसमें हम अपनी भूमिका को कैसे निभा सकते हैं और इस प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसका रोड मैप तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो 2 दिन का विशेष सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 25 साल उत्तराखंड के पूरे हो रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां दे सकते हैं। किस तरह की आप मान भी रहे हैं कि क्या, क्योंकि हर बार एक नई सौगात दे करके जाते हैं उत्तराखंड? देखिए, हमको आशावादी होना चाहिए और ये एक बड़ा सौभाग्य का समय है। हमारे 25 वर्ष पूरे हुए, हम पूर्ण युवा हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का मोमेंट अपने आप में हमारे लिए उम्मीदें लेकर आता है। हमें यह मानना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आना और ख़ासकर स्थापना दिवस पर यहाँ होना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आएगा और इस प्रदेश और तेज गति से विकास को आगे बढ़ेगा। 25 सालों में लगभग कितना विकास किया है, क्योंकि सरकारें आपकी भी रही, कांग्रेस की भी रही? देखिए, ये बहुत लंबा विषय है, अगर इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 25 सालों में बहुत आगे तक गए हैं और आगे जाने की संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होगा हम और बेहतर आगे के लिए करें। मेरा अंतिम सवाल सर ये है कि जिस तरह से आप लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक सब पहुंच भी रहे हैं जनता के बीच, किस तरह के कार्यक्रम है, इससे कितना फायदा मिल रहा है?
नहीं, देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में हमेशा रहती है, लेकिन हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जिनको लेकर हम जन आंदोलन की शक्ल में उनको लाना चाहते हैं। जैसे स्वदेशी का मूल मंत्र है, हम आत्मनिर्भर भारत को का जो हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अभियान नहीं आंदोलन का रूप ले, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता को उन जो हमारे कार्यक्रम है उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन जनता के बीच में खड़ी रहती है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद चमोली जी हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ रहे हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। उसके लिए तैयारियां जोर शोरों से जारी हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड की विधानसभा में विशेष सत्र आहूत होगा, जिसके लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचेंगी, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चली है। विधानसभा को सजाया जा रहा है। इसी के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम पुलिस अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं। नौ नवंबर को उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है और ऐसे में स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया भी जाएगा। लेकिन उससे पहले देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है। विधानसभा में स्पेशल सेशन होने वाला है जो कि 2 दिन का होगा, यानी कि 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उसके लिए विधानसभा का सत्र भी आहूत होगा और ऐसे में विधानसभा की अगर तैयारियों की बात की जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साफ़ सफाई की जा रही है। पेड़ रंगाई पुताई के जो काम है वो भी लगातार जारी है। हालांकि जो पेड़ फैले हुए थे उनका भी कट किया गया है, यानी कि कहा जा सकता है कि तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। और ऐसे में जो विजिटर्स हैं जो विधानसभा में आते हैं उनको भी पूरा चेक करने के बाद ही भेजा जा रहा है, यानी कि तैयारियां पूरी जोरों शोरों से जारी है। और ऐसे में चाहे पुलिसिंग की बात की जाए तो मौके पे समय समय पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि पूरी तरह से जीरो जोन ये रहेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी और वो विधानसभा के सेशन में पहुंचेंगी तो ये कहा जा रहा है कि जीरो जोन इस क्षेत्र को रखा जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार के लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। और पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि केवल जो विधायक हैं वो अंदर होंगे और उन्हीं से बातचीत और उत्तराखंड के जो विकास कार्य अभी तक हुए हैं उन पर चर्चा होगी। 2 दिन का स्पेशल सेशन होगा। उस दौरान ये बताया जाएगा कि किस तरह से कार्य उत्तराखंड में हुए हैं और उत्तराखंड सरकार किस तरह से बेहतर कार्य कर रही है, उन सब पर चर्चा होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जो होगा पूरी तरह से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। उसके लिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं या फिर तमाम अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्थाएं संभालेंगे और पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी भी वो संभालते हुए नजर आएंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एकता परेड में देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड को झांकी प्रदर्शन का गौरव मिला। अष्ट तत्व और एक तत्व की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के लिए एकता परेड में राज्य के धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही विकास आयामों को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य एकता परेड का निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड की झांकी और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना भी की। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में उत्तराखंड की झांकी के साथ राज्य के लोक कलाकारों के दल ने लोकगीत की धुनों के साथ पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। राज्य की झांकी के नोडल अधिकारी और सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने कहा कि इस एकता परेड में राज्य के इस प्रदर्शन को दर्शकों की व्यापक सराहना मिली है। अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी।
देहरादून में 6 नवंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस बार ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मक का संगम देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि इस बार कई स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बैंड अपने प्रदर्शन से महोत्सव में रंग भरेंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही फूड स्टॉल, हैंडवर्क, टेक्सटाइल प्रदर्शनी, ड्रोन, कबड्डी, पारंपरिक खेल, पिट्ठू और स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा कविता, भाषण, लोकगीत और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। रेखा आर्य ने कहा कि ये महोत्सव परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम बनेगा, जहां युवा अपने हुनर और नवाचार की झलक पेश करेंगे। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर ये बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट, हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोक गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब बीजेपी पदाधिकारियों को फील्ड एक्टिविटी शुरू होने वाली है। नई कार्यकारिणी बनने के बाद पार्टी ने अब बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार बैठकें आयोजित करने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों के दौरे तय किए जा रहे हैं। बीजेपी का फोकस इस बार बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क अभियान पर है। चेंज होता रहता है ना। हाँ। वो तो मैम पॉलिटिक्स में चुनाव की बात है, तो 2027 का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है, प्रदेश का चुनाव है। तो पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है, क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही, लेकिन चुनाव के स्थिति में और संगठन के स्थिति में हमारे हर मंडल में बैठकें होने जा रही हैं और वो बैठकों की शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा की जा रही है और काशीपुर से ये शुरुआत होगी। तो पहली बार वो वहीं से शुरू करेंगे। हमारे जो नए मंडल गठित हैं उन मंडलों की, मंडल में होने वाले जो हमारे बूथ हैं और बूथ में हमारी बूथ समितियां हैं, 11 सदस्यों की हमारी बूथ समिति होती है, अध्यक्ष प्लस 10 लोग, और ऐसी बूथ समितियों की बैठक हर मंडल में हमारी होगी। एकता दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। महारा ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन राष्ट्र सेवा और त्याग का उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश का गठन और सेना के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय उनके दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल रही। महारा ने कहा कि सरदार पटेल ने 552 रियासतों को एक सूत्र में जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी। दोनों नेताओं के विचार और कार्य आज भी देश को एकता का समर्पण की प्रेरणा देते हैं। देखिए, मैं तो उनके जीवन को जो पढ़ लेगा या समझ लेगा, उसी से सारे संदेश सामने आ जाते हैं। इंदिरा जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राष्ट्रहित में थे और जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जिसका पिता 10 साल की जेल गया हो और माँ तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो, और ऐसे महामानव के साथ रह के उन्होंने अपना अध्ययन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था देखी और 13 साल की उम्र में उस नन्ही सी लड़की ने
वानर सेना का गठन किया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का आदान प्रदान का काम करती थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेकों ऐसे फैसले जो राष्ट्रहित में थे, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो, चाहे फील्ड मार्शल मनिक शॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का गठन हो, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर है, वो उनके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।